यस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले हम लोग आज का जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट। जिस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर अभी, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, FMAA एंड CMA प्रोग्राम, दो ऐसे ग्लोबल क्वालिफिकेशंस है जिसमें एज रिक्वायरमेंट्स या एज लिमिट का कोई रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं होता। एंड दीज कोर्सेज आर नंबर 1 FMAA एंड नंबर 2 ACCA। ठीक है। सो यहाँ अगर हम लोग इस पूरे प्रोग्राम के जरिए, इस पूरे सिस्टम के जरिए अगर हम कोई नए ऐसे यंगेस्ट FMAA एंड यंगेस्ट CMA यहाँ पर प्रोड्यूस करें, उसी उम्मीद से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर में थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे। नंदिनी अग्रवाल हैपेंस टू बी द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी वाज माय स्टूडेंट। एंड अब देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पे यंगेस्ट FMA एंड यंगेस्ट ACCA भी बनने वाले हैं, राइट। सो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले, इससे पहले कि कुछ हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, सबसे पहले थोड़ा खुल जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम एक दूसरे को सबसे पहले तो भाई जान लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आप यहाँ पे जैसे कि नाम में देख सकते हो, माई नेम इज अभिजीत सेनगुप्ता, राइट। मैं आपको यहाँ जो क्वालिफिकेशन करवाने की बात कर रहा हूँ, FMAA एंड CMA, ये दोनों क्वालिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखे हुए हैं। एंड FMA में मैंने 97% का स्कोर लाया था। अफसोस रह गया 3% क्यों रह गए, लेकिन ठीक है, होता है। और जो मेरा अफसोस रह गया कि मैं 3% और नहीं ला पाया, यानी 100% स्कोर नहीं ला पाया, वो सपना मैं मेरे स्टूडेंट्स के जरिए जरूर पूरा करूंगा। और मैं 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, क्या हुआ? जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम सब मिलके मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरे 100% स्कोर के साथ आगे बढ़ो विद इन FMA। ठीक है। यहाँ मैं सबसे कुछ कुछ बातें अपने बारे में अगर बताऊं तो, एक तो मैं 21+ ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। एंड बिसाइड्स दैट कुछ ऐसी बातें अगर मैं आपको बताऊं जो शायद आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मालूम हो जाना चाहिए, तो वो है कि मैं थोड़ा फूडी नेचर का हूं। तो मेरे क्लासेस में खाने पीने के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा आते रहेंगे। सो थोड़ा अच्छे से खा पी के आया करना क्लास में, नहीं तो फिर ये शिकायत करने लग जाओगे कि सर आपका क्लास अटेंड करने के बाद बड़ी भूख लग जाती है। ठीक है। सबसे पहले इस चीज को लेके थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। दूसरी, अपनी तारीफ में एक बात करूं तो थोड़ी मतलब कुछ टाइम में आप लोगों को मेरे हैंडराइटिंग से सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरे हैंडराइटिंग की बारी आए, मैं थोड़े देर पहले आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोग थोड़े प्राणायाम कर लो और प्राणायाम करके पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है, ताकि जोर का झटका जोर से ना लगे, धीरे धीरे ही लगे, है ना। बेटा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेहतरीन है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी तारीफ करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बस आप ही को वहां पे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप को बचपन से सुधारने की कोशिश करते करते आज तक नहीं सुधार पाया विद रिस्पेक्ट टू हैंडराइटिंग, ठीक है। तो आपको ही वहां पे कोशिश करना पड़ेगा डिकोड करने का कि सर ने क्या लिखा, ठीक है। यह भी हो सकता है कि आप इस पूरे क्लास के खत्म हो जाने के बाद कोई भी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन बहुत इजीली रीड कर पाओगे, क्योंकि जब अभिजीत सर की हैंडराइटिंग को हम लोगों ने डिकोड कर लिया, तब तो कुछ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सब अपने बारे में कुछ कुछ बातें मुझे बताइए, एक एक करके अभी बताइए। मैं स्पेसिफिकली जो नाम जो जानना चाहता हूं वो है, व्हाट इज योर नेम। सेकेंडली, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, वो है कि व्हाट इज योर, मतलब कहा आपने क्या किया है अभी तक, मतलब आर यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मतलब अकाउंटिंग बैकग्राउंड आपका है कि नहीं है, ये मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपके करियर टारगेट्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अब करियर टारगेट्स में मुझे प्लीज ये मत कहना कि सर करियर टारगेट में मुझे ना पैसे कमाने हैं। अरे मेरे भाई साहब, पैसे किसके नहीं कमाने हैं, पैसे हर एक बंदे को कमाने हैं, है ना। मैं ये जानना चाहता हूं करियर टारगेट्स का मतलब आप पैसे कैसे कमाना चाहते हो। डू यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, आप अपना एक खुद का एक कंसल्टेंसी या प्रोफेशन सेटअप करना चाहते हो,
आप अपने आप को किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता देखना चाहते हो, आप अपने आप को किसी गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते हो, एज द केस में बी, तो ये है आपका करियर टारगेट। पैसे किस माध्यम से कमाओगे, ये मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। और उसके अलावा एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू? आई होप कि अपने ही बारे में स्पेशल क्या है इसके बारे में हमें सोचना ना पड़े, है ना? अपने बारे में कुछ तो स्पेशल हम बोल ही पाएंगे, है ना? तो ये चार चीजें मैं आप सबके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूं, ठीक है? सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गर्ल्स, लेडीज फर्स्ट, है ना? सो एनीवन अमंग्स द लेडीज, आप में से कोई भी एक शुरू कीजिए। बीकॉम किया है, ग्रेट। थोड़ा सा जोर से, और थोड़ा जोर से वॉल्यूम, हाँ। ओके, ओके, वो तो एक रास्ता हो गया। आप गूगल मैप का मुझे लिंक भेज दे रहे हो कि सर ये लिंक है, यहां से मुझे इस जगह पे पहुंचना है, लेकिन व्हाट इज योर टारगेट? आप क्या करना क्या चाहते हो, मतलब सीए में बनने के बाद क्या करना चाहते हो? खुद का बिजनेस बनाओगे? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे? कहां जाओगे, क्या करोगे? किसी कंपनी में जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो मल्टीनेशनल कंपनी में? ओके, ग्रेट, बढ़िया। एंड समथिंग स्पेशल अबाउट यू? कुछ भी बोलो भाई, जैसे मैंने अपनी खासियत बता दी कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत शानदार है, या खाने पीने का शौकीन हूं, ऐसा कुछ भी, एनीथिंग। क्या क्या क्या? अच्छा, मेरी तरह ही हो सब, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, या आगे बढ़ते हैं, यस। ओह, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। मैचिंग कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है सब में। ओके, ओके। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आवाज धीरे आ रहा है, सॉरी। अच्छा, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, एंड समथिंग स्पेशल अबाउट यू? हाँ, वही वही जो बताया अभी सर ने, दैट्स इट, ठीक है, ओके। बॉयज, मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, बाकी जनों का चेहरा थोड़ा सा धक जा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे, हाँ आप बताओ, बोलो। हम्म। ओके, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। हाँ, द यंगेस्ट कैंडिडेट इन आवर क्लास, यस। अरे वाह, ओके, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो और एक और जन है हमारे बीच में, यस।
ओके, बढ़िया। क्या सुना नहीं दिया क्या? अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। सो बेटा देखो, आज हम लोगों ने एक दूसरे को तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लिया, पहचान लिया, लेकिन अब हमें जिस चीज के साथ इंट्रोडक्शन करना है वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा जरूरी इंट्रोडक्शन है, एंड दैट इज अबाउट आवर प्रोग्राम, है ना? ये पूरा कोर्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्योंकि हम में से बहुत सारे जन अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि सर ये कैसे होगा, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये पूरी तरह से गाइड कर दूं कि हम लोग अभी इस प्रोग्राम में किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? यस। सो वी आर लुकिंग एट अ मैप, है ना, द रूट हाउ टू बिकम एन एफएमए प्लस सीएमए। ठीक है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों के बारे में इतना बता दूं कि यू आर अमॉन्ग्स द एक्सेप्शनल पर्संस। व्हाई एक्सेप्शनल पर्संस? क्योंकि ज्यादातर जन जो आज के डेट में अगर बात कर रहे हैं अबाउट पढ़ाई, तो पढ़ाई में वो लोग एक क्वालिफिकेशन के पीछे लगभग 3 से 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जन एक ही क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जितना डिमांड है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जन इसे परस्यू कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट राइट नाउ व्हाट यू गाइस आर डूइंग is something where you will be investing less time, you will be putting up less efforts, but at the same time rewards almost equivalent होंगे, या कभी कभी अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए और आप लोगों ने अपने आप में उतना स्किल डेवलप कर लिया तो आप शायद उनसे भी आगे बढ़ सकते हो, राइट? सो यू आर लुकिंग एट टू क्वालिफिकेशंस, टू फॉरेन क्वालिफिकेशंस, जिसके बारे में अभी तक अवेयरनेस है ही नहीं। यानी जितना डिमांड है उसके कंपैरिजन में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग दिस इज मच लेस, राइट? मैं डिमांड क्यों हाई कह रहा हूं? क्योंकि अभी रीसेंट डेज में बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये बात तो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। हर जगह पे बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है तो बिजनेस को मैनेज करना भी बढ़ता जा रहा है, और मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दैट इज द रीजन ये सर्वे करके रिजल्ट आया हुआ है कि द डिमांड फॉर सीएमए इन 2025 हैज सीन अ सर्ज ऑफ 25% इंक्रीज हुआ है, और ये धीरे धीरे और भी इंक्रीज होने के चांसेस है, राइट? सो इससे नॉर्मली क्या होता है कि एक बार जब डिमांड सर्कुलेट हो जाए, जब सबको ये प्रूव हो जाए कि हाँ यार ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तब एकदम से भीड़ बढ़ती है। लेकिन राइट नाउ अभी तक ये मार्केट पे पूरी तरह से सबको अवेयरनेस ही नहीं है, सबको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ चीज आ रहा है। तो यहां पर अर्ली बर्ड एडवांटेज आप सबको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पर होने वाले हैं। ठीक है? हाँ जी। अब ये कोर्स में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां पर जो मैंने डिजाइन किया है ये प्रोग्राम को, इसको मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया जैसे हमारे बाकी के कोर्सेज होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी अ सीए, ठीक है, तो सीए बनने के लिए अगर मैं आपको कहूं कि सीधा सीए फाइनल दे दो या इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों एक साथ मिला के दे दो, आई थिंक दैट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, है ना? लेकिन वहीं पे अगर आप सीए फाउंडेशन दे दो तो सीए फाउंडेशन में वो बेस क्लियर हो जाता है जिसकी मदद से हम सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए काबिल हो जाते हैं, राइट? तो मैंने इसी तरह से यहां पर ग्लोबल कोर्सेज के लिए एक फाउंडेशन कोर्स करके एक रखा है, जहां पर हमारे पास एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी आ जाए और बाकी कोर्सेज के लिए एक तरह का फाउंडेशन भी तैयार हो जाए। तो मैंने जो यहां पर ये डिजाइन किया है, ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। नंबर वन, स्टेप वन, वी विल गो फॉर द एफएमएए सिलेबस, ठीक है? एफएमए का पूरे कोर्स में हम लोग अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, तो यू विल बी लुकिंग एट दिस के ऑलमोस्ट 25% या इवन थोड़ा सा ज्यादा आप एफएमएए में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, ऑफ द सीएमए सिलेबस। उसी तरह से अगर मैं और भी कोर्सेज की बात करूं लाइक एसीसीए, तो एसीसीए का भी अच्छा खासा कंटेंट, एसीसीए में भी एफएएमए नाम के सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? तो वो जो सब्जेक्ट्स है वहां पर एसीसीए में थोड़े एडवांस लेवल में है, उसका एक फाउंडेशन लेवल, एक बेसिक लेवल इज कवर्ड इन एफएमएए, ठीक है? अगर मुझे सीपीए करना है, सीपीए में भी फार फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेगुलेशंस ये सब चीजें होते हैं, ठीक है? सो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स हो गया, वहां पर भी जो कैलकुलेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी हमारे वहां पे टॉपिक्स होंगे, उनमें से काफी हद तक कुछ कुछ चीजों का एकदम बेसिक एंड फाउंडेशन लेवल इज कवर्ड इन एफएमएए, right? So FMA is a perfect course which becomes a kind of foundation for all the advanced level global courses. ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले FMA पे फोकस करेंगे। कम टाइम लगेगा,
you will be able to complete it and hence you will gain confidence. ठीक है. Step 2, we will complete CMA. ठीक है. हम में से ज्यादातर जनों का सीएमए बनने का टारगेट है. सीएमए के लिए हमें 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे. अभी मैं उसके लिए भी थोड़े से देर में बताता हूं, सीएमए का डिटेल भी आपको बताता हूं. और उसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस, जैसे आप लोग सब जानते हो, सीए बनना है या सीएस बनना है या जो भी चीजें करना है, इसमें आर्टिकलशिप होता है बीच में, राइट. वैसे ही हमारे प्रोग्राम में भी 2 साल का बीच में एक वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है. नाउ दिस वर्क एक्सपीरियंस कैन बी एनी वर्क एक्सपीरियंस, मतलब एनीथिंग रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. इसका कोई भी एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल अगर एक्सपीरियंस भी रहा तो भी चलेगा. ठीक है. तो ये चीज का एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है अराउंड 2 years का. एंड वंस यू आर डन विद दिस, यू विल बी क्वालिफाइड विद दीज 2 फॉरेन क्वालिफिकेशंस. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आप बहुत सारे जन अभी 12th के बाद भी अभी आ रहे हो. सो सीएमए क्वालिफिकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है. ठीक है. लेकिन सीएमए का क्वालिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन. तो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन. उसके पहले सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आएगा. बट यस, एफएमए का सर्टिफिकेशन बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा. सो एज सुन एज यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तब तक आपने सीएमए का भी एग्जामिनेशन दे दिया है. यानी अभी अगर आप ग्रेजुएशन के साथ अगर इस कोर्स को परस्यू कर रहे हो, उनके लिए कह रहा हूं, वो लोग अगर आज के डेट में एफएमए दे रहे हो, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले यू विल बी कंप्लीटिंग योर सीएमए. एंड एज सुन एज यू गेट योर ग्रेजुएशन डिग्री इन योर हैंड, you will also apply for the CMA certification. Within a month or 2, you will be getting the certificate of CMA. ठीक है. So this is what is the journey. Okay. अब इस जर्नी के बारे में आपको हल्का फुल्का अगर और थोड़ा सा बताओ तो एक एक करके अभी चलते हैं. लेट्स ज़ूम इनटू एफएमएए. ठीक है. एफएमएए की बात अगर करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना है. ओनली 1 सिंगल एग्जाम. नाउ यूएस एग्जाम्स, ये जो पैटर्न होता है, चाहे मैं एफएमए की बात करूं, चाहे मैं सीएमए की बात करूं, चाहे मैं सीपीए की बात करूं, द यूएस एग्जाम्स आर बेसिकली इंटीग्रेटेड एग्जाम्स. इंटीग्रेटेड एग्जाम्स का मतलब यह हुआ कि एक ही एग्जाम में यू विल बी फाइंडिंग ऑल द थिंग्स. यहां आपको अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, यहां आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, यहां आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, यहां आपको प्रोफेशनल एथिक्स भी मिल जाएगा. यानी 1 सिंगल एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स वेटेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, व्हिच हियर looks like you can say topics, individual topics. ठीक है. तो यहां पे सब्जेक्ट्स की जगह टॉपिक्स ऑल इंटीग्रेटेड मिला के एक सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा. सर इस एग्जाम में मुझे क्या देना पड़ेगा? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन जो 100% एमसीक्यू बेस्ड होंगे. तो आपको 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू विल बी अलॉटेड अराउंड 2 hours टाइम. ठीक है. What is the requirement for passing? सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुक्के भी मारते हैं हम लोग, राइट. सो बहुत सारे गेस वर्क भी होता है, तो इसी वजह से यहां पर थोड़ा पासिंग परसेंटेज हाई रखा जाता है और वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे. ये जो 80 एमसीक्यूज होंगे, इन 80 एमसीक्यूज में से आई गारंटी यू वन थिंग कि लगभग 40 एमसीक्यूज आउट ऑफ 80 100% आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाले. बोला अरे वाह कितना इजी है. हाँ, लेकिन रिमेनिंग 40 एमसीक्यूज जो होंगे, वो 40 एमसीक्यूज के लिए आपको थोड़ा एफर्ट पुटअप करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ जी. सो आपको पास होने के लिए 300 मार्क्स में से 200 लाना जरूरी है. यानी 80 एमसीक्यूज विल कैरी इन टोटल 300 मार्क्स एंड व्हाट यू नीड टू स्कोर इज मिनिमम 200 मार्क्स. ठीक है. आई डोंट थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट. लग रहा है ऐसा आपको? 200 मार्क नहीं ला पाओगे आउट ऑफ 300? यस सर, बिल्कुल आराम से ला लेंगे, राइट. वेरी गुड. चलिए, नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू अ फ्यू मोर थिंग्स. देखिए सर, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन विल वेरी. यानी 80 एमसीक्यूज, क्या मैं ऐसा कर दूं सर 300 डिवाइडेड बाय 80? नो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एवरी क्वेश्चन मार्क्स मे नॉट बी सेम. हो सकता है कोई 5 मार्क का हो तो कोई 10 मार्क का हो. सर तो क्या यह हमें बताया जाएगा क्वेश्चन पेपर में? नो, क्वेश्चन पेपर में भी नहीं और कहीं पे भी नहीं. नोबडी विल डिस्क्लोज दैट कौन सा एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा. ठीक है. ये एफएमए के लिए भी कॉमन है और यही सीएमए के लिए भी कॉमन है, यही सीपीए के लिए भी कॉमन है. सभी में ये कॉमन है. द मार्क्स पर एमसीक्यू इज नॉट डिस्क्लोज्ड.
हाँ, लेकिन इतना जरूर कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि जो एमसीक्यू पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा इजी लग रहा है उसमें ऑब्वियसली मार्क्स भी कम होंगे, और जिसमें मुझे थोड़े ज्यादा कैलकुलेशंस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स पुट अप करने पड़ रहे हैं, वैसे वाले थोड़े ज्यादा मार्क्स होंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग जब इनिशियली शुरू कर रहे हैं, हम लोग इक्वल वेटेज मानते हुए ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग यही मानेंगे कि हर एमसीक्यू सेम मार्क्स का है, ठीक है। हाँ जी। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्वेश्चन पेपर फॉर ईच कैंडिडेट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। Every candidate will be facing a different question paper. ओके तो चीटिंग का भी स्कोप यहां पे थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन चीटिंग वैसे भी यहां पर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्रोमेट्रिक सेंटर में होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में आगे बढ़ा जाता है। यानी कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है। आप एंटर करो तो चिट्स वगैरह बढ़िया, हम लोग इंडियंस है भाई, हम लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं चिट्स छुपाने में, तो वो पूरी तरह से आपके मतलब पूरी तरह से आपको एक हैंडकरचीफ भी लेके जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। ज्वेलरीज वगैरह पहन के जा रहे हो, अलाउड नहीं है। एवरी सिंगल थिंग विल बी चेक्ड इन डिटेल, ठीक है। आपको बाहर एक लॉकर दिया जाएगा, वॉट एवर योर बिलोंगिंग्स आर यू हैव टू कीप दैट इन द लॉकर। ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ अपना कैलकुलेटर कैरी कर सकते हो, पेन पेंसिल भी अलाउड नहीं है, ओके। दे विल गिव यू इफ यू नीड एनी पेंसिल, मतलब एक पेंसिल दिया जाता है, 2 शार्पन पेंसिल्स दिए जाते हैं और एक 4 पेजेस वाला एक पेपर दिया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसका कैसे यूज करना चाहिए, सब बताऊंगा, सब गाइड करूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये जो आपको मिलता है तो दैट इज फॉर रफ वर्क बेसिकली, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है, यू जस्ट हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वहां अंदर जाओगे तो क्यूबिकल्स पैटर्न में आपको अलॉट किए जाएंगे सीट, कंफर्टेबल सीट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा वहां जाके आपको, ठीक है। डिस्टर्बेंस अगर आपको थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कोई टाइप कर रहा है, ऐसे बटन्स की आवाज आ रही है तो उससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो नॉइस कैंसलेशन के लिए आपको ईयरबड्स वगैरह सब दिए जाएंगे, तो ये सब चीजें वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एनीथिंग यू नीड, आपको वहीं के वहीं क्यूबिकल में आपके पास एक फोन भी होगा, यू जस्ट कॉल द अथॉरिटीज, दे विल गिव यू वॉट एवर यू नीड, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह के पैटर्न में होने वाला है एग्जामिनेशन, ठीक है। मजा आएगा, लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय दिस एग्जाम, ओके। हाँ जी, अच्छी बात, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर्स। इसका मतलब ये नहीं कि सर फिर तो मैं बिंदास तुक्के मार लूंगा, अरे तुक्के मारने की नौबत ही नहीं आएगी सर, इतना इजी है कि पूरा पढ़ लेने के बाद सारे के सारे आंसर्स आपको आएंगे, ठीक है। बट द गुड थिंग इज दैट नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि कुछ अच्छा किया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सही किए, लेकिन ड्यू टू सम सिली मिस्टेक इन सम अदर क्वेश्चन वो मार्क्स कम हो जा रहे हैं, वो यहां पे डैमेज नहीं होगा, ठीक है। पास हुए कि फेल हुए ये आपको इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पे स्क्रीन में ही लिख के आ जाएगा कि आप पास हो गए कि फेल हुए, क्या हुआ इमीडिएटली पता चलेगा। तो हम तो जानते हैं हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, राइट। लेकिन जो आपका टोटल स्कोर है वो इमीडिएटली नहीं, लेकिन इन फ्यू आवर्स आपके सामने वो भी आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल स्कोर, दिस इज फॉर एफएमए एग्जामिनेशन, ओके। एफएमए एग्जामिनेशन साल भर होते रहता है, साल भर, मतलब आप साल भर में जब चाहो तब एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम कब देना है ये इंस्टीट्यूट फिक्स नहीं करता है, ये आप फिक्स करते हो। आप ही को डिसाइड करना है कि मुझे कौन से डेट में एग्जाम देना है। आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में उसका बुकिंग करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, यू जस्ट रीच योर प्रोमेट्रिक सेंटर एंड गिव द एग्जामिनेशन। अब ये प्रोमेट्रिक सेंटर में कैसे बुकिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डोंट वरी, मैं ये सब चीजें आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इंडिविजुअली आपके साथ बैठ के पूरा आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दूंगा और सब कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बारे में चिंता मत करो, आप सिर्फ फिलहाल अपने पढ़ाई में ध्यान देना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक ढांचा अबाउट एफएमए एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट, सर सिलेबस में क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सिलेबस में आपको ये पूरा जो कोर्स है इसे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अब ये 5 सेक्शंस अपने आप में एक सब्जेक्ट के बराबर है, ऐसा भी है होता है, लेकिन जो भी है उतना ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, एक एवरेज लेवल मेंटेन करके चला जा रहा है। नाउ सेक्शन ए is about general accounting and financial management, ठीक है। Now this is something that is needed for all the other courses like ACCA or CMA or CPA. Like say for example अगर आप अभी CMA देने जा रहे हो, CMA में भी आपको सेक्शन ए में अकाउंटिंग दिखेगा, बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखेगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि वहां पर एक प्री रिक्विजिट होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है कि यू शुड बी नोइंग
अबाउट समथिंग, मतलब डेबिट क्रेडिट तो आपको आता होगा, अरे भाई जर्नल एंट्री कैसे पास करते ये तो आता होगा, अरे भाई मैंने वहां पर अगर आप कोई नाम यूज किया तो ये नाम तो आपको पता ही होगा, अरे यूएस गैप नाम का कोई चीज होता है, आईएफआरएस नाम का कोई चीज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन इन ऑल दिस कोर्सेस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि सर जर्नल लेजर यूएस में कैसे पास किया जाता है। हालांकि बहुत सारा फर्क नहीं है, इंडिया में जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं और यूएस में जो करते हैं इसमें बहुत सारा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है, कुछ कुछ जगह पे डिफरेंसेस हैं। लाइक जर्नल एंट्री लिखने का तरीका ही अलग होता है ना। तो ये जो चीजें हैं अगर मुझे इनके बारे में आइडिया ही नहीं है तो सडनली व्हेन आई सी कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इट लुक्स लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट, दो इट इज नॉट, ठीक है। सो जनरली जब मैं पहले पहले सिर्फ सीएमए के क्लासेस लिया करता था तो मैं सीएमए पढ़ाने के पहले एक बेसिक अकाउंटिंग का अलग से उनको कवर करवाया करता था, क्योंकि अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी आ रहे हैं। मैंने देखे थे मेरे पास कुछ लोग इंजीनियर या इस तरह के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग, ठीक है। अब उनको एकदम से अगर मैं सीएमए पढ़ा रहा हूं इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, है ना। तो मुझे वहां पे उनको एक बेसिक कुछ अकाउंटिंग पहले बताना होता था, उसके बाद हम सीएमए शुरू करते थे। नाउ एफएमए में ये चीज अच्छी बात है, क्योंकि जरा सोच के देखो वहां पर मैं वो कोर्स को बता तो था, उनको सब चीजें बता तो देता था, लेकिन उसके लिए उनको एडिशनली कुछ मिलता नहीं था। यहां हम इसे पढ़ेंगे और इस पढ़ने के लिए हमें एक एडिशनल सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, व्हाट बेटर देन दैट, है ना। तो ये चीज यहां पर हमें हेल्प करेगा। सेक्शन बी is a very interesting chapter and very good weightage wala chapter. This is financial statement preparation and analysis, how the financial statements are made और उसका analysis जिसमें ratio analysis जैसे topics आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। Section C is a very important topic, that is planning and budgeting. Now this is a department where you might be finding a lot of opportunities in multinational companies, ठीक है। FP&A करके जो एक डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग एंड बजटिंग डिपार्टमेंट जो होता है, ये सब चीजों में आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रोल हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ सेक्शन। इसके अलावा होगा कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। नाउ दिस इज अगेन एन एरिया वेयर सीएमएस गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये एक और कोर एरिया है। एंड नंबर 5 इज प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये 5 सेक्शंस में हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, राइट। सर अब वेटेज कितना होगा? नाउ इन टोटल 300 मार्क है, राइट। 300 मार्क में से 25% वेटेज इज इन जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ दिस इज द इजीएस्ट एरिया। इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, यहां पर आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूएस में क्या क्या होते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एकदम रॉ बेसिक्स, ये सब चीजें आप यहां पे कवर अप करोगे, ठीक है। मतलब जैसे मैं जनरल अकाउंटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, जनरल अकाउंटिंग में यू विल लर्न अबाउट हाउ द यूएस जर्नल एंट्रीज आर पास्ड, यूएस लेजर पोस्टिंग कैसे किए जाते हैं, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आधे से ज्यादा इट इज एग्जैक्टली सेम व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। बस कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ चीजें अलग होंगे, तो वो क्या अलग है हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हुआ जनरल अकाउंटिंग जो आप लोग बेसिक पढ़ोगे। जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कैश मैनेजमेंट, इफ आई टॉक अबाउट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इफ आई टॉक अबाउट एनी अदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये जो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये सब चीजें आप यहां पे देखोगे। और इसके ऊपर वेटेज होगा ऑफ 25%, राइट। यानी अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। अब 75 मार्क्स के कितने आएंगे वो मुझे नहीं पता, डिपेंडिंग अपॉन पर एमसीक्यू कितना वेटेज होता है वो हमें किसी को भी नहीं पता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। सेक्शन बी रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजों के बारे में यहां पे आएगा, अलॉन्ग विद द एनालिसिस, यानी रेशियोज की मदद से कैसे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, ये सब चीजों के ऊपर आएगा 25% वेटेज। प्लानिंग एंड बजटिंग, हाउ द बजट्स आर मेड, ठीक है, हाउ द कैपिटल बजट इज मेड, how the cash budget is made, how the basic different functional budgets are made, like the purchase budget, the production budget. सर मैं बिजनेस करने जा रहा हूं तो मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं, उससे रिलेटेड मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, अगर उतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, कितने लेबर आवर्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या ओवरहेड्स के रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी चीज प्रोड्यूस करना है उसके मेरे पास कुछ और भी स्टॉक होंगे, तो उसकी वजह से मुझे कितने रॉ मटेरियल परचेस करने होंगे, कितने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लेबरर्स लगेंगे, उनके स्किल मुताबिक कितने आवर्स ऑफ वर्क लगेगा, उनको क्या रेट से पेमेंट करेंगे, एंड हेंस व्हाट विल बी माय वेजेस,
व्हाट विल बी द व्हाट अबाउट ओवरहेड्स। तो ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग देखने वाले हैं इन प्लानिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इसके ऊपर वेटेज है 20%। ठीक है, अगला है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, इसके ऊपर भी 20% वेटेज है। नाउ यहां पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखोगे और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बारे में देखोगे, मतलब यहां पर आप लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखोगे लाइक वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट जो सबसे ज्यादा बोरिंग फिलहाल साउंड कर रहा होगा कुछ लोगों को, इट्स एग्जैक्टली द सेम इंप्रेशन जैसे स्कूल में बहुत सारे जनों को हिस्ट्री पढ़ते वक्त लगता था। राइट, हिस्ट्री नाम सुनते ही हम में से कुछ लोगों को ऐसा वाला फील आ जाता था। एम आई राइट? मुझे तो आता था, वैसे डिपेंड करता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लगता हो। तो प्रोफेशनल एथिक्स है तो बहुत ज्यादा इजी, बस इसमें थोड़े प्रवचन सुनोगे आप। ओके, तो यहां पर एथिक्स क्या सही है इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जानोगे। सो वी हैव आईएमए स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स जिसके बारे में आप लोग यहां पे पढ़ोगे। नाउ प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ कुछ एरियाज है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आईएमए के हैं, इसलिए वो सिर्फ सीएमए में आएंगे। इसका रोल शायद आपको एसीसीए, सीपीए ऐसे कोर्सेज में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत ये एक्सक्लूसिव अपना भी तो कुछ रखेंगे ना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर वेटेज भी बहुत कम है, ओनली 10% वेटेज। लेकिन अगर आपका सपना है कि पूरे फुल मार्क्स लाना है, जो कि बिल्कुल गेटेबल है, 300 में से पूरे 300 आप ला सकते हो, तो फिर इस एरिया को भी ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन एग्जामिनेशन, लेकिन साथ ही साथ मैं सबको एक और बात रेकमेंड करूंगा, डोंट रश टू बाय अ कैलकुलेटर। जल्दबाजी में मत खरीदना। ठीक है, क्योंकि जो जनरल आप गूगल करोगे, यूट्यूब देखोगे या कुछ भी देखोगे, तो आपको जो रेकमेंडेड कैलकुलेटर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव वाले कैलकुलेटर होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2+ कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जामिनेशन में अलाउड है, मेरे पास खुद के पास है, मैंने भी खरीदा हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। और भी कुछ कुछ HP के कैलकुलेटर्स, ऐसे और भी कैलकुलेटर्स रेकमेंडेड है जिनका कीमत 15,000 20,000, मतलब जितने में हमारे पास शायद एक बेसिक लैपटॉप आ जाए उतने रुपए का कैलकुलेटर, ऐसे रेकमेंडेड कैलकुलेटर है। सो डोंट स्पेंड दैट मच, जरूरत ही नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कैलकुलेटर्स हमारे काम में आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आते। लाइक से फॉर एग्जांपल जब आप सीएमए में एक कैपिटल बजटिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे, तो वहां पर बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं, लाइक आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट। तो वो कैलकुलेटर में डेफिनेटली ऐसे की शॉर्टकट्स है जिनको फीड करके वी विल बी एबल टू गेट द आंसर वेरी इजीली, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके पास जो आपका बेसिक वाला जो कैलकुलेटर होता है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे हिडन इनबिल्ट फंक्शंस है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अगर वो फंक्शंस को हम जान ले, देन इन दैट केस वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेटर में भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस उसके बारे में मुझे जानना है ना। सो लेट मी टेल यू, मैं जब एग्जामिनेशन देने गया था, मेरे पास BA2+ कैलकुलेटर भी था और मेरे पास हमारा बेसिक वाला कैलकुलेटर भी था। जब मैं एंटर कर रहा था तब मुझे वहां पे रोका गया, बोले कि आप 2 कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आपको एक कैलकुलेटर लॉकर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा लॉकर में रखना प्रेफर किया? मैंने BA2+ को लॉकर में रखा, मैंने जनरल कैलकुलेटर अपने पास रखा, क्योंकि आई विल टीच यू, उस कैलकुलेटर में ऐसे ऐसे हिडन शॉर्टकट्स अवेलेबल है जिससे आपके आंसर्स हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स में जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू बटन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीखने वाले स्किल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा। मैं आपको जस्ट एक बता दे रहा हूं, FMA का एग्जामिनेशन 80 MCQs के लिए 2 घंटे मिलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया था 1 घंटे के अंदर में, पूरा आराम से रिलैक्स होके। मतलब मैं एक एमसीक्यू कर, ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एमसीक्यू होने के बाद बढ़िया एक हो गया, चलो दूसरा, फिर तीसरा, आराम से धीरे धीरे हौले हौले मैंने सॉल्व किए, फिर भी मेरे 1 घंटे में पूरे कंप्लीट हो गए थे। सर तो फिर 1 घंटे पहले आप निकल आए? नहीं, 1 घंटा मैंने पूरा टाइम दिया, एक एक एमसीक्यू को फिर से अच्छे से डिटेल में रीचेक किया कि कहीं एक आधा ये गलती तो नहीं रह गया, वो गलती तो नहीं रह गया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ तो रह गया था, जहां के 3% कट गए थे, लेकिन एनीवेज ये आपके साथ ना हो इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट एफएमए रूट आपके लिए अच्छा होगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए इसको बारे में भी जरा समझते हैं।
सर सबसे पहली बात, ऑल टॉपिक्स ऑफ FMAA, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जर्नल एंट्रीज, एकदम बेसिक वाला कुछ अगर छोड़ दे, और कुछ एरियाज ऑफ एथिक्स अगर वो अगर मैं ACCA के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो फिर ये सारे के सारे टॉपिक्स CMA में इक्वली कवर्ड है। सेम टॉपिक्स आर कवर्ड इन CMA, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि CMA में एक लेवल मेंटेन्ड है, एक एडवांस लेवल मेंटेन्ड है, FMA में बेसिक लेवल है ना। तो आप अगर सोचते हो कि मैं सीधा हाई जंप करूंगा, अब उसकी जगह मेरे ख्याल से अगर स्टेयर्स लेते हुए पहले बेसिक देख लिया फिर एडवांस में आए, तो ये एडवांस आपको इजी लगने लगेगा। गेटिंग मी? नंबर वन। नंबर टू, द कॉमन टॉपिक्स आर कवर्ड इन FMA एट बेसिक लेवल, जो मैंने अभी अभी कहा, एंड एट CMA इन एडवांस लेवल, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट FMA विल बी हेल्पफुल। अब अगर मैं ये कहता कि 2 साल 3 साल FMA में लग जाएंगे तो शायद मुझे सोचना भी पड़ता, लेकिन अगर मैं 3 महीने में FMA देके CMA की जर्नी में, जिसमें लोग 1 से 1.5 साल लगाते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हुए कि CMA को कंप्लीट करने के लिए लोग 2-2.5 साल 3 साल लगा लेते हैं। इतना डिजर्व ही नहीं करता, ये उससे जल्दी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। अगर आपने FMA कंप्लीट कर लिया, देन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप CMA के एग्जामिनेशन को 9 महीने से 12 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। यानी FMA प्लस CMA दोनों के दोनों अगर आप करते हो तो आप 1.5 साल के अंदर में ये दोनों क्वालिफिकेशंस ले लोगे, ठीक है। नंबर 3, सर ये फॉरेन क्वालिफिकेशंस है ना, कुछ तो भी अलग है, फिरंगी, ओके। और इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। यहां पर मगअप की जगह नॉलेज के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। यहां पर जब आप लोग क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस में आपको नजर आएगा कि यहां पर ये अलग तरह से केस स्टडी टाइप आपके सामने कुछ सिचुएशन दे रहे हैं और आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है। सो ये नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं करते कि मैं एग्जाम दूं कि नहीं दूं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको कहा, एग्जामिनेशन का डेट आपको फिक्स करना है ना। तो अगर मुझे खुद को फिक्स करना है तो मुझे तो हमेशा यही लगता है, नहीं यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। तो FMA एग्जामिनेशन एक इजी लेवल एग्जामिनेशन है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आगे चल के कोई भी ग्लोबल कोर्स बड़े कॉन्फिडेंटली दोगे, चाहे वो CMA हो, चाहे वो CPA हो, चाहे वो ACCA हो, वो सारे कोर्सेज आप बड़े कंफर्टेबली दे दोगे, ठीक है। यस, सो दैट वाज अबाउट FMA फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट CMA, ठीक है, रोड मैप टू CMA USA। चलिए आराम से इसको भी स्टडी करते हैं। Now US CMA examination, we are talking about a management accountant course, ठीक है, CMA examination। अब ये एग्जामिनेशन को हम अगर डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में होंगे, ठीक है, there will be 2 different parts। कौन से 2 पार्ट्स? पार्ट 1, पार्ट 2। इनका नाम है, पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, एंड पार्ट 2 इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है 2 पार्ट्स, ठीक है। यस सर, ये 2 ही एग्जाम देने होंगे हमें, दैट्स इट, ठीक है। आपको कोई 100 मार्क्स के अलग अलग एग्जाम नहीं देने हैं, आपको बस 2 एग्जाम देने हैं, ठीक है। बट ईच एग्जाम विल बी ऑफ 500 मार्क्स, ओके। सो परफॉर्मेंस पार्ट 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे 500 मार्क का पेपर होगा और पास होने के लिए हमें चाहिए होंगे 360, यानी द पासिंग परसेंटेज इज 72%, ठीक है, जो कि गेटेबल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 500 मार्क की अगर मैं बात करूं तो 350 मार्क के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 350 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आपको 150 मार्क्स के लिए केस स्टडीज पूछे जाएंगे, ठीक है। सो 350 मार्क के 100 MCQs पहले आपके सामने कंप्यूटर में आएंगे। यहां पर भी आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में ही अपना बुक करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको MCQs मार्किंग करना पड़ेगा, अगेन नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। लेकिन कंडीशन इतना है कि आपको कम से कम 50% स्कोर करना जरूरी है इन द MCQ राउंड। अगर आपने कम से कम 50% स्कोर किया, देन ओनली द विंडो टू केस स्टडी विल ओपन। सो ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सपोज उसका जो केस स्टडी राउंड वाला विंडो है वो खुला ही नहीं, तो वो कैंडिडेट समझ जाएगा कि ही डिडंट मेक इट, क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। इसके पहले मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स में देखे, सबसे पहले तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आप लोगों से कि मैं जब पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहा था तो उसमें ऐसा हुआ था कि प्रोमेट्रिक सेंटर में जैसे बैठे थे हम लोग, तो आई वॉज जस्ट गेटिंग द फीलिंग कि मैं शायद पूरे सेंटर में अकेला बैठा हूं वहां पे,
ऐसा फील आ रहा था, वो नहीं लगता खाली खाली सा लगता है, तो ऐसा फील आ रहा था। फिर जब सब खत्म होने के बाद जब मैं उठा, तो एक्चुअली आई वाज द ओनली वन हु वाज सिटिंग। मतलब वो एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं उसमें अच्छी बात नहीं कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली वो पूरे सेंटर में जितने भी कैंडिडेट्स थे सब लोग एमसीक्यू राउंड में फेल हो गए थे। कोई भी ऐसे राउंड में पहुंचे ही नहीं थे। केस स्टडी जो राउंड होता है, ऐसे राउंड कहते हैं हम लोग उसे, उसमें पहुंचे ही नहीं थे। तो इसे हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। एमसीक्यूज को सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए एवी तुक्के मार के आ जाएंगे, नो। यहां पे बहुत सोच समझ के हमें आंसर्स तक पहुंचना होगा, और उसके लिए क्या तरीका है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है। ऐसे राउंड जो होता है वहां पे आपके सामने केस स्टडी की तरह कोई क्वेश्चन आएगा जिसके ऊपर 1 2 4 6 अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। यूजुअली स्पीकिंग दो केस स्टडीज होंगे जिसके 75 ऐसे 75 मार्क के दो केस स्टडी आएंगे। ये दो केस स्टडी में से वो जो 75 मार्क्स है उसके 5 टुकड़े होंगे, मतलब 15 मार्क के मोस्टली 5 सब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो वो आपको वहां पे अटेम्प्ट करना होगा। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। केस स्टडी को घबराते बहुत सारे बच्चे जरूर है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट इज वेरी इजी टू स्कोर हियर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये केस स्टडी राउंड में बहुत लीनियंट चेकिंग होता है। मतलब आपने अगर एक रीजनेबल आंसर भी लिखा ना, दे ग्रांट यू द मार्क्स। ओके, तो बहुत लीनियंट चेकिंग, एमसीक्यू में स्ट्रिक्ट होता है लेकिन केस स्टडी में बहुत लीनियंट चेकिंग होता है। ठीक है। यस, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मैं जो अच्छे केसेस है वो बताने की जगह मैं जो गड़बड़ हुए थे वो शेयर करना ज्यादा पसंद करता हूं, ताकि हम लोग थोड़े अवेयर हो जाए चीजों को लेके। जैसे एक स्टूडेंट के केस में ऐसा हुआ था कि वहां पे केस स्टडी आया था पूरा, और वो केस स्टडी थोड़ा लंबा था, यानी 2 पेजेस में थे। अब कंप्यूटर एग्जामिनेशन में कैसा होता है, आप लोग को भी पता है, कंप्यूटर में अगर 2 पेजेस है तो वो पे नीचे पेज नंबर लिखा रहता है 1 और 2, या ऐसा एक एरो लगा रहता है। वो एरो को क्लिक करते हो तब यू रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट ने एग्जाम देने के बाद मुझे बताया, बोला सर मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि नेक्स्ट पेज में और भी क्वेश्चन है। उसने नेक्स्ट पेज तक एंटर ही नहीं की, एंड हेंस पूरा बिगड़ गया। एक और केस हुआ था, वो तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था, मतलब दैट वाज एट अ टाइम ऑफ लॉकडाउन। ठीक है। लॉकडाउन के वक्त में प्रोमेट्रिक सेंटर में नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा पैटर्न किया था कि आप घर से ही कैसे एग्जामिनेशन दे सकते हो। लेकिन उसने घर से जो एग्जामिनेशन देने का ये किया था, उसमें एक रिस्क ये हो गया था कि इंटरनेट का थोड़ा बहुत कभी कभी गड़बड़ होता है। उसका एग्जाम आधे में ही इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से एंड हो गया। दैट स्टूडेंट वाज वेरी केपेबल बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट प्रॉब्लम। सो ऐसे चीजों में अगर आपको ऑप्शन भी मिले, आई विल सजेस्ट प्लीज गो टू अ प्रोमेट्रिक सेंटर। वहां पे बैकअप वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है, इंटरनेट स्पीड बहुत जबरदस्त होता है, आपने वहां से ही अपना एग्जामिनेशन देना चाहिए। ठीक है। चलिए, सर जैसे मैंने कहा कि एफएमए एग्जामिनेशन साल भर होता है, तो सीएमए के एग्जाम्स भी साल भर होते हैं? नो, सीएमए के एग्जाम साल भर नहीं होते। ये 3 विंडोज ओपन होते हैं। ये 3 विंडोज होते हैं। एक होता है जैन फेब, दूसरा होता है मई जून, तीसरा होता है सितंबर अक्टूबर। तो आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि मैं कौन से विंडो में एग्जामिनेशन देना चाहता हूं। ठीक है। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं, तो अभी आप अगर एफएमए को टारगेट कर रहे हो, तो आज के डेट से, अभी चल रहा है हमारा मई महीना, चलो मैं मई को अभी काउंट नहीं करता हूं, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में हम लोग टारगेट करते हैं एफएमए की पढ़ाई करने में। उसके बाद सितंबर में आप टारगेट कर लो एफएमए का एग्जामिनेशन, यू विल क्लियर इन द मंथ ऑफ सितंबर। जैसे ये हो गया, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 4 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं सीएमए के एक पार्ट के लिए, और फेब में हम एक पार्ट का एग्जामिनेशन दे देंगे, अगले फेब में। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 3 महीने में हम पार्ट 2 का पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो जून का एग्जाम आता है, या अगर थोड़ा और सेल्फ स्टडी करना है आपको, टेक योर टाइम एंड टारगेट फॉर नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर, वहां तक आपका नेक्स्ट सीएमए का पार्ट भी हो जाएगा। सो समझ रहे हो, अभी अगले सितंबर अक्टूबर मैक्स तक यू विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स। ठीक है। हालांकि वो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो थोड़ा और वक्त भी अपने आप को देके एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट यू कैन कंप्लीट इन द नेक्स्ट मई जून। एक साल के अंदर में ही आप इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो विद 2 क्वालिफिकेशंस। ठीक है। हाँ जी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 इट विल बी अ 4 आवर एग्जामिनेशन। ठीक है। 4 आवर एग्जामिनेशन में जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट 3 आवर्स विल बी फॉर एमसीक्यूज,
First 3 hours will be for MCQs and next 1 hour will be for essay round यानी केस स्टडीज. अब 3 घंटे में अगर मान के चलो आपने 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया तो वो जो हाफ एन आवर बच जाएगा यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर द केस स्टडी राउंड. तो वहां पे आपको एक की जगह 1.5 घंटे मिल जाएंगे. ठीक है, ऐसा कह जरूर रहा हूं लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि पार्ट 1 एग्जामिनेशन में टाइम कम पड़ता है लोगों को, पार्ट 2 कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट हो जाता है. अब वो फास्ट कब होता है मैं बताऊंगा आपको. कैलकुलेटेड ट्रिक्स है, वो कैलकुलेटेड ट्रिक्स से अगर आप लोग सॉल्व करोगे देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट बोथ द एग्जामिनेशंस अ बिट फास्ट. ठीक है, हाँ जी. नाउ पार्ट 1 में क्या क्या आता है सर, देखिए सबसे पहले सेक्शन ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजंस, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजंस. यानी यहां पे शुरुआत ही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहां जर्नल लेजर से शुरुआत नहीं होती, यहां शुरुआत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ठीक है, दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि एफएमए के थ्रू जाओगे तो इट विल बी इजियर. ठीक है, मतलब मैंने जब इस कोर्स को पहली बार किया था तो मैंने भी थोड़ी डिफिकल्टी फेस की थी क्योंकि आई वाज नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, हम इंडिया में स्टॉक वर्ड कहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और आता है. स्टॉक कहा तो हमारे दिमाग में आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना. अब वहां यूएस में स्टॉक का मतलब स्टॉक, वो ये हम जो सोच रहे वो नहीं है. स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स. ठीक है, कैपिटल स्टॉक, प्रिफर्ड स्टॉक, ऐसे नाम यूज हो रहे हैं. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इजी बट इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज तो थोड़ा तो डिफिकल्ट जाएगा ना. सो दैट इज द पॉइंट. तो वहां पर हम लोगों को ये एफएमए इजी कर देगा ये चीजें को. सेक्शन बी is a very important section, planning, budgeting and forecasting. यहां पर आप सिर्फ बजटिंग नहीं देखोगे, यहां पे कुछ और भी चीजें देखोगे लाइक फोरकास्टिंग. सो यहां पर आप लोग हल्का फुल्का स्टैटिस्टिक्स का भी सामना करोगे. ठीक है, चलिए ठीक है. सेक्शन सी इज अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है, इन मेनी कोर्सेज दिस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. यहां पर एक सेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. ठीक है, सेक्शन डी इज कॉस्ट मैनेजमेंट and section E is internal control. यहां पे थोड़ा बहुत ऑडिट एंड ऑल इस तरह के एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे. एंड सेक्शन F is टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स. यहां पे थोड़ा बहुत डेटा एनालिटिक्स और ये सब चीजों से आपका सामना होगा. ठीक है, तो ऐसे 6 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, टोटल 500 मार्क है. 500 में से 15% वेटेज दिया गया है सेक्शन ए को, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजंस. ठीक है, उसके अलावा 20% वेटेज दिया गया है प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग को, 20% टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 15% टू कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स को 15% एंड डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स को भी 15%. यानी सबसे ज्यादा वेटेज आपको नजर किस में आ रहा है, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है, 20% का मतलब आप समझ सकते हो 100 मार्क के क्वेश्चंस ये दो टॉपिक्स आएंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. और उसके अलावा 70-75 मार्क्स के आपको बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल होगा. एक्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, वहां से काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं. अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो थोड़े क्वेश्चंस एडवांस लेवल के होंगे बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इतना याद रखना कि हम इंडियंस है, यूएस का पैटर्न बहुत ईजी होता है हमारे लिए. ठीक है, यस. नाउ इफ आई कम टू पार्ट 2 एग्जामिनेशन, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. This is also divided into 6 different sections. Same patterns, 4 hours examination, 3 hours for MCQs, 1 hour for case study. इसमें पहला जो पार्ट होता है this is financial statement analysis, ratios and all यहाँ पर आने वाले हैं. उसके बाद आप सेक्शन बी में पढ़ोगे about corporate finance. Now you have already learned about this in FMA. तो यहाँ पर आपको थोड़ा एडवांस लेवल का जरूर आएगा लेकिन it will be easily gettable, right? तीसरा जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस. यहां पर आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में शायद सुन रखा होगा, वही मार्जिनल कॉस्टिंग के थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस यहां पर आने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ रिस्क एनालिस्ट ये एक और एरिया है जहां पे सीएमएस गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो ये भी आपके सिलेबस में कवर्ड है. सेक्शन ई इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर कैपिटल बजटिंग के बारे में किसी ने पढ़ रखा है या सुन रखा है, आईआरआर, एनपीवी, पीआई, ये सब के बारे में पढ़ रखा है तो वो सारे एरियाज यहां पे आएंगे. दिस इज अ वेरी इजी एरिया. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स अगेन. ठीक है सर, इसमें वेटेज कैसा होगा, सेक्शन ए के ऊपर 20% वेटेज, सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर 20% वेटेज, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस के ऊपर 25% वेटेज. ठीक है,
नाउ लेट मी टेल यू, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। 25% का मतलब ही हुआ 125 मार्क्स आउट ऑफ 500, है ना। चलिए ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम है, जस्ट 10% वेटेज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अगेन जस्ट 10% वेटेज, एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर 15% वेटेज। ठीक है। सो दिस इज योर एग्जामिनेशन सीएमए का, ये है पूरा ओवरऑल सिलेबस। ठीक है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट, सिंस हमें 300 मार्क के एमसीक्यू आने वाले हैं, इसलिए वी हैव टू लर्न द कैलकुलेटेड ट्रिक्स, जिसकी मदद से वी विल बी गेटिंग द आंसर, द एक्यूरेट आंसर, द करेक्ट आंसर फास्टर। ठीक है। आपको रफ शीट्स दिए जाते हैं वहां पर, जो कि आपसे वापस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है। 2 पेंसिल्स दिए जाते हैं। What I will suggest is whenever you solve any particular question, उस शीट में उसका नंबरिंग देना, और उसके बाद जो भी आपके रफ कैलकुलेशंस होते हैं उसको फॉन्ट साइज छोटा करके लिखना। ठीक है। देखो वहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स ले सकते हो आप, लेकिन जैसे मान के चलो मैंने एक शीट मेरे पास है, उसके बाद मुझे और जरूरत पड़ रही है, तो मैं अगर और एक रफ शीट मांगू तो वो मुझे लाके दे देंगे, बट दे विल टेक दिस ओल्ड शीट। ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, मान के चलिए मेरे पहले 30 क्वेश्चंस मैंने पहले शीट में कंप्लीट किया है। अब अगला शीट जब मेरे पास आ रहा है जिसमें मैं 31 से लेके 60 तक कंप्लीट कर रहा हूं, सपोज रफ शीट मेरे कैलकुलेशंस, तो दे विल टेक द ओल्ड शीट फ्रॉम मी। ओके, सो इफ दे टेक द ओल्ड शीट फ्रॉम मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक बार रीचेकिंग करते हैं ना, वो रीचेकिंग के वक्त अगर आपको रेफर करना रहा कि भाई मैंने वो रफ शीट में क्या कैलकुलेट किया था, यू वोंट बी हैविंग दैट शीट विद यू। ठीक है। सो मैं ये रिकमेंड यही करता हूं कि आप एक ही रफ शीट लेना, डोंट आस्क फॉर अनदर रफ शीट। उसी रफ शीट में आप क्या करना, फॉन्ट साइज छोटा करके अपने कैलकुलेशंस लिख के रखना विद द प्रॉपर नंबरिंग। इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा, इजी होगा। ठीक है। ऐसे कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने ग्रेजुअली डेवलप किए हुए हैं। ये सारी चीजों का अगर अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। ओके सर, हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? देखो, फॉर आवर जर्नी वी विल बी रेफरिंग टू हॉक मटेरियल, वी आर पार्टनर्ड विद हॉक। ठीक है। तो हॉक इंटरनेशनल इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, ये आईएमए सर्टिफाइड पार्टनर है फॉर एफएमए एज वेल एज फॉर सीएमए। हम लोग इसी को रेफर करने वाले हैं। आईएमए का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, हमारा मेजर बॉडी जो हमारा मदर इंस्टीट्यूट है। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा हम यहां पर बहुत सारे बातें क्लास में जो डिस्कस करेंगे, जो स्लाइड्स फॉर्म में या ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्म में होंगे, तो ये हमारे सेल्फ नोट्स भी हम लोग हर रोज डेवलप करते हुए चलेंगे, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम चीजों को समराइज करें। ठीक है। सो बेसिकली मेरा जो स्टाइल होगा, मेरा स्टाइल ऐसा नहीं कि मैं किताब खोल के बैठूंगा और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन रीड कर करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो मैं जिस तरह से आपको बताने वाला हूं, इसमें होगा ये कि एक ब्लैंक शीट रहेगा, वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स खुद यहां पे फ्रेम करूंगा और उसकी मदद से हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे, और उसके बाद वो समझ लेने के बाद वी विल लुक एट द क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल। ठीक है। और आपके पास ये एलएमएस होगा, ये सबके पास एलएमएस होगा एक्सेस इसका। इस एलएमएस एक्सेस से आपको स्टडी मटेरियल ऑनलाइन फॉर्म में भी मिल सकता है, और हार्ड कॉपी अगर आप चाहो तो उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप सिर्फ मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, हार्ड कॉपी भी मंगाया जा सकता है। हार्ड कॉपी के लिए हॉक थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करते हैं, बट ठीक है, व्हाटएवर। आप सॉफ्ट कॉपी से कंफर्टेबल हो तो सॉफ्ट कॉपी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही। सॉफ्ट कॉपी मतलब पूरा एक एलएमएस होगा जिसमें आपके पास सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल प्लस देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। उसे इस तरह के पैटर्न में डिवाइड किया गया है कि जैसे मान के चलो आप कोई एक टॉपिक खत्म कर रहे हो और यू वांट टू असेस कि वो टॉपिक मेरा कंफर्टेबली हुआ है कि नहीं, तो आप सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर सिर्फ टिक कर दो एंड एक टेस्ट के बटन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपके सामने सारे के सारे टेस्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि मुझे कितना यहां पर आ रहा है। ठीक है। तो ये हॉक का मटेरियल रहेगा। सीएमए के लिए यहां पर आपको केस स्टडीज भी मिलेंगे बहुत सारे एडिशनल, और उसके अलावा मैं भी आपको कुछ एडिशनल अपनी तरफ से भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग अहेड। ओके। जहां तक आपके एग्जाम की बात है, तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि मैं थोड़ा प्रोमेट्रिक सेंटर के बारे में दिखा दूं, लेकिन एकदम क्लियर इमेज मुझे मिला नहीं, क्योंकि एक्चुअली ना वहां पे फोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं होता। प्रोमेट्रिक सेंटर के अंदर आपका मोबाइल फोन भी लॉकर में रखा रहता है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द फोटोज और वीडियोस। तो फिर भी ऐसे गूगल में सर्च करके एक क्लोज फोटो मुझे मिला थोड़ा बहुत,
एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता, इससे बेहतर होता है, इससे अच्छा होता है, स्पेस इससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा कुछ क्यूबिकल्स जैसे होंगे। ठीक है, आप कंप्यूटर रहेगा वहां पर, अच्छा खासा जगह रहता है यार, अच्छा मतलब एकदम फील वही आता है कि अपन जैसे अपने खुद के केबिन में बैठे उस तरह का फील आएगा, थोड़ा अच्छा रहता है माहौल। ठीक है, और वहां पर आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, माउस वगैरह रहेंगे, सब चीजें रहेंगे, और जस्ट यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। तो यहां पर यह बात ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट इज वेरी कंफर्टेबली गिविंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप प्रोमेट्रिक सेंटर में एंटर करो, उसके पहले पूरी तरह से डिटेल में चेकिंग की जाएगी। मतलब जैसे अगर ऐसे शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करके रखते तो वो भी आपको पूरा स्लीव्स खोल के पूरा चेक किया जाएगा, सब डिटेल्स में देखे जाएंगे। इवन इफ यू आर गोइंग टू वॉशरूम इन बिटवीन सपोज, तो भी भाई वहां पे पूरा आपको अपने सब डिटेल्स वहां पे सबमिट करके जाना पड़ेगा, वापस आके फिर से चेकिंग होगी और फिर अंदर जाना पड़ेगा। सो वॉशरूम इज अ वेरी रिस्की मामला यहाँ, क्योंकि 4 घंटे के पेपर में अगर आप वॉशरूम जाने हो तो आपके कम से कम 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे वहां पे, और 10 मिनट मैटर करते हैं बहुत सारा। ठीक है, सो एनीवेज दिस इज द प्रोमेट्रिक सेंटर, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आपको कब एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट FMAA एंड CMA कोर्स कंप्लीटली। ठीक है, काफी देर से मैं बड़बड़ कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहूंगा, और अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर किसी के मन में किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, एनीवन? नो वन? हाँ जी सर, बोलिए ना। हम्म। 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 करेक्ट। हम्म। राइट। FMA, देखिए मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ सर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ये सेशन हमारा, तो कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो और उसको शायद ये सुनाई नहीं दिया कि सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो FMA सिलेबस हमारा 25% CMA के पोर्शन को कवर कर लेता है, ये जो कहा जाता है, तो ये कैसे एग्जैक्टली हेल्प करता है, इसको लेके थोड़ा अगर इलेबोरेशन है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो मैंने 25% कहा, ये मैं कह रहा हूं नॉट ऑफ द सिलेबस, ये मैं कह रहा हूं ऑफ द मार्क्स। CMA के 25% मार्क्स आप गारंटी कर सकते हो बाय गोइंग थ्रू द FMAA रूट। अगर आप FMA, जो मैंने अभी अभी आपको सिलेबस ऑलरेडी शेयर किया है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेंट्स एज इट इज CMA में, बहुत सारे मतलब FMA का तो 100% सिलेबस ही पूरी तरह से CMA में कवर हो रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कुछ चीजें बेसिक लेवल के CMA में नहीं है लेकिन FMA में। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, से फॉर एग्जांपल अ रॉ पर्सन इज एंटरिंग एंड वांट्स टू गिव CMA। रॉ मतलब मे बी अपन कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, अपन FM बैकग्राउंड के नहीं है, या मान के चलो इवन इफ वी आर फ्रॉम बैकग्राउंड, तो हमारे देश का पैटर्न कुछ ऐसा होता है जो मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि हमें ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, और वो ऑप्शंस में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई टॉपिक मुझे पसंद आ रहा है, कोई टॉपिक मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसको स्किप कर दो। राइट, ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, 11th 12th में भी हम लोग बिल्कुल करते हैं कि अरे यार मुझे ना ये डेप्रिसिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑप्शन मिल रहा है, मुझे ना ये बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत गंदा लगता है, मैं डेप्रिसिएशन करके चले जाता हूं, या मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छा लगता है, डेप्रिसिएशन गंदा लगता है, मैं इसको स्किप करके चले जाता हूं। अब ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें इस तरह से स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी होता है, ये वाला बेकार है यार, उसके ऑप्शन में ये अच्छा है, मैं इसको पढ़ लेता हूं। अब इस तरह के पैटर्न में अगर हम पढ़ के आए तो CMA में तो कोई चॉइस नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, वहां पर तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा।
तो वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो सीएमए में नहीं होता, सीएमए में सीधा इट इज प्रोफेशनल लेवल, है ना। सो एफएमए के थ्रू जाने से वो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक फाउंडेशन वाला रिक्वायरमेंट होता है, वो पूरा होता है। सो ओनली 25% इज नॉट द थिंग, इट इज अबाउट द सेम थिंग एट ग्राउंड लेवल, हम लोग पहले देख लेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। एंड इसी की वजह से जो सीएमए के एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं उसका 25% आप कवर अप कर लोगे इन एफएमए। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। और एनीवन एल्स, कुछ और क्वेश्चन किसी के मन में? मतलब मुझे भी अच्छा लगता है यार, मतलब मैं पर्सनली एक चीज कहता हूं, शेयर करता हूं मैं आप लोगों से, मैं जब किसी भी क्लास में जाता हूं तो वो क्लासरूम मेरे लिए एक फैमिली की तरह बन जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि वो कैसा हमारा भी एक फैमिली जैसा बन जाएगा, लेकिन वो फैमिली वाली फीलिंग भी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस अगर रेस करो ना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, बोला हाँ बच्चा सच में ट्राई कर रहा है, सच में सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वही हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके इंटरेक्टिव रखे। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं आपको थोड़े बहुत क्लास हैबिट्स के बारे में बता देता हूं। क्लास हैबिट्स में सबसे पहली बात, फॉर डाउट्स, अगर मैं डाउट्स की बात कर रहा हूं तो आप क्लास में बिल्कुल डाउट्स पूछ सकते हो, और क्लास के डाउट्स पूछने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके मन में कोई डाउट आया, आप इमीडिएटली वो चाह रहे हो, लेकिन आई एम इन द मिडल ऑफ सम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मान के चलो 10 में से किसी एक को डाउट आ रहा है, 9 जनों को डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं जिसमें सब लोग इन्वॉल्व है, मैं उस एक्सप्लेनेशन के बीच में हूं और सडनली किसी ने डाउट पूछा, तो उसमें क्या होता है, हो जाता है वो कनेक्ट पूरा टूट जाता है। अगर मैं उसको एड्रेस करूं तो हो सकता है मैं आप लोगों को थोड़ी देर रुकने के लिए कहूं, ठीक है। वो जो कंप्लीट जो डिस्कशन कर रहे थे, लेट मी कंप्लीट दैट, और उसके बाद वी विल कम बैक एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर डाउट्स। सो डाउट्स का एक पर्टिकुलर टाइम होगा इन द लाइव क्लास, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली हम में से कुछ लोग बड़े शर्मीले होंगे, है ना, सर कैसे डाउट पूछूं, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कभी कभी होता है भाई क्लास में भी हमारा मतलब इंप्रेशन, हमें इमेज का थोड़ा ध्यान रखता है कि अरे यार वो क्या सच है, वो ये होता है, समझता हूं मैं। अगर ऐसा कुछ भी अगर आपके मन में अगर फील आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हमारा जो ग्रुप बना है आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो, या उस ग्रुप में मेरा इंडिविजुअल नंबर भी एडेड है, आप लोग अगर नहीं पूछना चाहते हो ग्रुप में, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछे तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द डाउट, अगर डाउट बहुत ही ज्यादा सिंपल रहा तो मैं वहां पे व्हाट्सएप में ही आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर मान के चलो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का डाउट रहा तो मैं आपको खुद कॉल करूंगा या आपको खुद वीडियो कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डाउट, ठीक है, क्या है उसका सॉल्यूशन। ओके, सो दैट इज अबाउट डाउट्स। दूसरी बात, जब भी मॉक टेस्ट होगा आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहूंगा। वाई आई एम सीरियस अबाउट दिस कि मैंने बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अननेसेसरीली एग्जामिनेशन डिले करते हुए देखा है। दिस शुड नॉट हैपन विथ यू, ठीक है। अपने आप पे इतना ट्रस्ट रखना कि जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ हम कैपेबल इनफ है, और वो कैपेबल इनफ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, बाय गिविंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बीच बीच में ही होते रहेंगे। हमारे क्लासेस वीकडेज बेसिस से चलेंगे, यानी मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन ब्रेक रहेगा। अब ये जो ब्रेक है इसको भी समझ लो भाई, ये जो सैटरडे संडे है इसको ऐसा मत समझना ओ यार पार्टी, सैटरडे संडे तो मैं मस्त सोऊंगा, बाकी दिन तो सुबह 7 बजे उठना पड़ रहा है, मैं तो अभी मस्त सोऊंगा रे बाबा, है ना। फिर घूमने फिरने जाएंगे, ऐश करेंगे। ओ मेरे भाई, ये एग्जामिनेशन उस तरह के एग्जाम नहीं है। सैटरडे संडेज आर फॉर सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिविजन। ये एग्जामिनेशन में दिस मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग, मतलब मैं ऐसा कुछ कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूं और मैं बहुत सारे अलग अलग जगह घूम फिर के आया हूं। जितने भी ऐसे आपके मन में आज के डेट में आप नाम जानते हो वो सब जगह काम करके आया हूं, वहां पे अंदर से सब चीजें देखे हुए हैं। और मैंने एक चीज देखा है कि यहां एक मतलब मैं क्या कहूँ आपको, मतलब एक अलग ही बिजनेस पैटर्न होता है। आई मीन वहां स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा कम सोचा जाता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। वहां पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि देखो भाई मेरा काम इतने देर का था, मेरे को इतना बताना था, मैंने बता दिया, बाकी तुम देखते बैठो, इट्स अप टू यू, देखो तुम।
और ये फील आप सबको 100 क्या 200 क्या 500% आएगा ही आएगा। ये मैं देख के आया हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हम यहां पर जब इस सेंटर में ये सब इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले यही एक चीज को डिस्कस किया कि ये पैटर्न को हमें चेंज करना है। We will be actually thinking about the students, actually thinking about what they need to do। और इसी वजह से ये प्रोग्राम में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक 1-to-1 डायरेक्टली फैकल्टी की तरफ से मेंटोरिंग मिले। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं हूं, अर्पित सर है, जैनिक सर है, हम सभी है, तो हम सब लोग मिलके आपको वो 1-to-1 मेंटोरिंग देके आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे जन एंटर तो कर जाते हैं लेकिन बीच में कहीं तो भी रह जाते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन फैक्ट, सीएमए एग्जामिनेशंस का ग्लोबल जो पास परसेंटेज है वो 50% है, ग्लोबल पास परसेंटेज। बट डू यू नो दैट लास्ट 1 to 2 years में इंडिया का जो पास परसेंटेज है सीएमए का वो 50% के नीचे आया है। ये आईएमए ने एक कंसर्न रेज किया है कि इंडिया का पास परसेंटेज कम क्यों है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इंडियंस बाकी दुनिया के लोगों से कम इंटेलिजेंट है, बेवकूफ है? ऐसा लगता है आपको? यूएस वाले हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यूएस वाले 50% से ज्यादा पास कर जा रहे हैं और इंडिया वाले 50% से कम। क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम है मेंटेलिटी की। ठीक है, प्रॉब्लम है गाइडेंस की। कहीं ना कहीं पूरी तरह से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। आप देखना बहुत सारी जगह पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, बस वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखते बैठो। एंड आई हैव सीन दिस, आई एम टेलिंग यू, मैं ये डिस्कस भी कर रहा था, कुछ टॉपिक्स जो पढ़ाने में मुझे बेयर मिनिमम, अगर मैं शॉर्टकट क्रैश वे में भी पढ़ाऊं तो भी मुझे 1 से 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, बेयर मिनिमम। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने खुद ने अपने आंखों से देखे हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया गया है, कंप्लीट। उसमें किस हद तक उड़ा दिया गया है टॉपिक को, ये मैंने देखा हुआ है। सो इट इज अप टू यू, आपको ही पढ़ना है। मैंने भी जब ये कोर्स किया था तब मैंने जिनसे पढ़े थे, जब अलग अलग जगह जहां जहां से मैंने ये चीजें किए थे, वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने जो एग्जामिनेशन दिया था ना, इसमें 80 to 90% वाज माय सेल्फ स्टडी। मुझे जो हेल्प मिला फ्रॉम कोचिंग दैट वाज हार्डली 10 or 20%। ठीक है, बाकी पूरा मेरा सेल्फ स्टडी था, मुझे खुद को रिसर्च करना पड़ा। मैं जा रहा था investopedia.com में। इनफैक्ट ये भी हो रहा था, लेट मी टेल यू इवन दैट, मैं किसी को डाउट अगर पूछ रहा था सपोज, तो वो डाउट का रिप्लाई यही आ रहा था, गो टू investopedia.com, वहां से देख लो क्या है। सो दिस वाज द लेवल ऑफ गाइडेंस दैट आई वाज गेटिंग, और आज भी यही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ना हो, इस चीज को लेकर हम लोग यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ, एक चीज और जरूर है कि दिस इज फॉरेन एग्जाम, इसलिए क्लासेस आज तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन ग्रेजुअली आगे चल के इट विल बी इन इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश कंटेंट विल बी मोर। ठीक है, slowly and steadily we will continue with in English language, not in Hindi। okay, so ये मेरे खुद के साथ भी होता है। लेट मी टेल यू, मैंने इतने सारे बैचेस लिए हैं, बट अगर मैं हिंदी में बोलना शुरू कर दूं ना, तो वो इंग्लिश की आदत कहीं ना कहीं रह जाती है। तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, जैसे हम लोग आपस में बात करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे उसमें भी हम लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे। ठीक है, सो ये पहला लेक्चर, इसलिए मैं अभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश में ही ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एंड डोंट मिस द क्लासेस। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां एक फ्लो की तरह चीजें आगे बढ़ते जाएंगे। वो फ्लो अगर टूट गया है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत जा सकती है। ठीक है, सो डोंट मिस द क्लासेस एट ऑल। ओके, तो ये हमारे क्लास हैबिट्स के बारे में मैंने कहा अभी आपको। ठीक है, अगर यहां पर इससे रिलेटेड किसी के मन में कुछ है, जैसे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे या एनीथिंग लाइक दैट आपके मन में है, तो प्लीज टेल मी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग। नथिंग। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बोलिए। हम्म। यस, यस, दैट इज द रीजन। देखिए, मैं सबसे पहले एंकरेज सभी को यही करता हूं कि आप लोग डाउट क्लास में ही
पूछो, और ऑल्टरनेटिवली ग्रुप में पूछो, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप में पूछो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के डाउट से हम सीखते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि कितना भी इंकरेज करूं, मैं जानता हूं कभी कभी कुछ लोग इतने शर्मीले होते हैं कि वो इंडिविजुअली ही डाउट पूछते हैं। वो इंडिविजुअली डाउट पूछने के लिए भी बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, अरे बेटा पूछ ले, बेटा तेरा ही कोर्स है, तेरा ही एग्जाम है, तुझे ही पास होना है। उनके पीछे पढ़ पढ़ के उनसे डाउट पूछवाने पड़ते हैं। तो एनीवेज, अगर कोई डाउट मेरे पास इंडिविजुअल लेवल में आया जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा क्वालिटी डाउट था और बहुत अच्छा डाउट था, ये तो सबके पास पहुंचना चाहिए, तो मैं इमीडिएटली अगले क्लास में उस डाउट को बताता हूं। अब डिपेंड करता है, अगर आप चाहो कि सर मेरा नाम मत लेना, एनोनिमस रखना सर, तो ठीक है, आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन डाउट तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्लास में बिल्कुल उस डाउट को एक बार नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टेकअप करेंगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे के डाउट से हम सीखें। हाँ सर। मतलब कोई एमसीक्यू सपोज अगर नहीं आया, है ना, तो यस, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ हमारा कम रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इंडिविजुअल मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो क्लास टेस्ट के मार्क्स जब भी आप क्लास टेस्ट दोगे, तो हालांकि आपके पास एलएमएस है, एलएमएस होने की वजह से आप कभी भी खुद भी अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन इट विल बी अप्रिशिएटेड अगर वो टेस्ट देने के बाद आप हमें इंफॉर्म करो कि आपने कौन से टॉपिक के ऊपर टेस्ट दिया और उसमें कितने मार्क्स आए, क्योंकि यहां पर वो गाइडेंस भी साथ में आएगा। अगर मान के चलिए आपका कोई आंसर गलत आया, सो दैट इज ओके, मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट रॉन्ग, गलती करके तो सीखेंगे भाई, तो गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डोंट रिपीट द मिस्टेक, है ना। तो अगर मैंने कोई गलती किया है, मुझे उस गलती को समझ लेना है कि मैंने क्या गलती किया, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन या उसके जैसा कोई क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, तो मैं वो सेम गलती रिपीट ना करूं। दिस इज कॉल्ड एज इंप्रूवाइजिंग। इस तरह से हम अपने आप को इंप्रूव करते हुए चलेंगे, ठीक है। So first step is, since you will be having the LMS with you, it is very important for you कि आप लोग खुद होके घर बैठ के भी जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें हमें आप इन्फॉर्म करो। हम लोग क्लास में जो इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी हाँ इमीडिएटली क्लासरूम लेवल में ही हो जाएगा क्लियर। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर घर पे बैठ के कोई एमसीक्यू ट्राई किया, जो कि होता है, पर्सनल लेवल में दिक्कतें आती है, डिफिकल्टीज आती है, अगर ऐसा कुछ भी आया, देन इन दैट केस जस्ट इन्फॉर्म अस, हम लोग वहां पर आपके साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करके वो एमसीक्यू में इंडिविजुअली देख के कि कहां पर क्या किया आपने, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि वो किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। यहां तक कि मैं आपको कैलकुलेटर में ट्रिक्स भी बता दूंगा कि इसको देखो, ये है नॉर्मल तरीका और ये है मेंटोस तरीका, आई मीन कैलकुलेटर का शॉर्टकट वाला तरीका, कैसे इससे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये कैलकुलेटर शॉर्टकट्स वाला एक बात जरूर बता दूं, थोड़ा सा तो अपना एक्सक्लूसिव वाला कुछ बोलने की इच्छा होती ही है ना। कैलकुलेटर शॉर्टकट्स में जो ट्रिक्स यहां पर है, दिस विल बी अ बिट एक्सक्लूसिव, ठीक है। मैं बहुत सारी जगह पे इधर उधर घूम के आ चुका हूं, ऑल ओवर इंडिया, ओके। सो लेट मी टेल यू, ये जो ट्रिक्स रहेंगे पूरे इंडिया में कोई नहीं बता रहा है। हालांकि आज अभी यूट्यूब का जमाना है, वो धीरे धीरे बाहर आएगा, लोग कॉपी करेंगे और अपना नाम लगा के बोल देंगे कि आए मैंने बनाया, मैंने बनाया, ये होगा। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड ट्रिक्स है, ये थोड़े बहुत एक्सक्लूसिव आपको अपने क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो कॉपी करेंगे उनको करने दो, उसके बाद हम लोग और नए ट्रिक्स भी बना लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। यस। बैकअप सर दो फॉर्म में रहेंगे। एक तो हम लोग ऐप प्रोवाइड करेंगे आपको, वो ऐप के थ्रू आपके पास सारे लेक्चर्स का बैकअप वहां पर अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो इनिशियल फ्यू लेक्चर्स है, उसमें जैसे आज का ये हो रहा है, ये जूम सेशन पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास पूरा इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो अगर कोई भी पर्सन इनिशियल फ्यू लेक्चर्स अगर मिस करता है, या जब तक मेन मान के चलिए ऐप एक्टिवेट नहीं हुआ या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं उन लोगों के साथ ये यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। एक बार ऐप एक्टिवेट हो गया तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको ऐप में बैकअप के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो ऐप में आपको सिर्फ लॉग इन करना है, बैकअप सेक्शन में जाना है, सारे लेक्चर्स लाइंस आपको मिल जाएंगे, आप जब चाहो उसे देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया। राइट।
यस, दिस इज समथिंग दैट नोबडी इज फोकसिंग एट एज ऑन टुडे। ठीक है, मैंने एक चीज देखा है कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल सीए एग्जाम्स, मैं सीए को भी पढ़ाता हूं, तो सीए एग्जाम्स, सीएस एग्जाम्स, इंडिया का सीएमए एग्जाम्स, ये सब में जो हमारे देश में कल्चर है कि पहले रेगुलर बैच होता है, उसके बाद एक रिवीजन होता है, एग्जाम्स के पहले मैराथन होते हैं, एक प्रैक्टिस बैच होता है क्वेश्चंस को लेके, ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग बैचेस होते हैं। ठीक है, ये फॉरेन कोर्सेज में नहीं होते। फॉरेन कोर्सेज में बस एक करा दिया गया, बस बाकी आप देखते रहो। तो ये ग्लोबल कोर्सेज में हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हमारा पूरा रेगुलर बैच होने के बाद वी विल बी कमिंग अप विद द रिवीजन, वी विल आल्सो कम विद द मैराथन बिफोर योर एग्जामिनेशन। मैराथन को लेकर सिर्फ एक ही दिक्कत जाती है कि वो जो मैराथन है वो, जैसे सीए एग्जाम्स की बात करें तो वहां तो एग्जाम डेट फिक्स रहता है ना, उसके पहले मैराथन करना है। हमारे एग्जाम का कोई डेट ही फिक्स नहीं है। अब हर एक बंदा अलग अलग डेट पे देगा, तो मैराथन हर रोज तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम लोग एक मैराथन एक अपने बैच के मुताबिक एक डेट फाइनल करेंगे, उसके पहले एक मैराथन जरूर आएगा। उसके अलावा एक एमसीक्यूज का मैं अलग से प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहा हूं, जहां पर अदर देन व्हाट यू आर सॉल्विंग इन द एलएमएस, यू विल बी गेटिंग एडिशनल एमसीक्यूज। वो एडिशनल एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके भी हमारा कॉन्फिडेंस गेन होगा। आईएमए एक सपोर्ट पैकेज करके रिलीज करता है, ये बहुत कम जनों को पता है, लोग एग्जाम दे देते हैं लेकिन पता ही नहीं रहता। सपोर्ट पैकेज में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डिस्क्लोज करता है आईएमए। नाउ दिस इज नॉट लीगली समथिंग दैट कम्स आउट। अगर कोई कहता भी है कि मैं सारे पीवाईक्यूज आपको करवा दूंगा, सर जी लेट मी टेल यू, पीवाईक्यूज बाहर आते ही नहीं है। एमसीक्यूज जो होते हैं ना, ये पीवाईक्यूज बाहर आते ही नहीं है। जो भी इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो झूठ बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करवा। अरे कहां से करोगे, आईएमए ही नहीं दे रहा है, इंस्टीट्यूट ही नहीं दे रहा है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सोर्स से आपको पता चल सकता है, और वो है डायरेक्टली आईएमए। तो आईएमए एक सीएमए सपोर्ट पैकेज करके रिलीज करता है, जो अपडेट होते रहता है बीच बीच में, और वो अपडेटेड, इसमें आपको पूरी तरह से पता चलता है कि पास्ट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे टॉपिक वाइज। मैं आपको वो सपोर्ट पैकेज भी शेयर करूंगा, और हम लोग उसके क्वेश्चंस भी क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर आई होप। हाँ जी, ओके। वैसे तो थक गए हम लोग, और कुछ नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैंने सिर्फ आपको ये गाइड किया, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा सा कैसा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा कुछ एक चीज पढ़ा देता हूं, और बस खत्म कर देंगे। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको टेंशन मतलब 5 मिनट का होगा। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज बेसिकली जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग होता है और यूएस अकाउंटिंग होता है, उसके बीच का एक ब्रिज जैसा मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है यहां पर, लेट मी टेल यू दैट। ओके, मतलब मैं आपको कुछ यहाँ पे अलग से नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट हैपेंस इन इंडिया एंड व्हाट हैपेंस इन यूएस, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, तो इंडिया की अगर बात की जाए, जर्नल एंट्री आप सबको फॉर्म करना आता है, जहां तक मैं देख रहा हूं ज्यादातर बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही हो आप लोग, अकाउंटिंग का आपको हल्का फुल्का आइडिया है। ठीक है, इफ एनीवन इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड एंड लुकिंग एट दिस रिकॉर्डिंग राइट नाउ, तो आपको मुझे अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसके लिए अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, अलग से हम लोग देखेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जनरली हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, बाय सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट, और फिर उसका नरेशन लिखते हैं, है ना। यहां भी वही होगा, यहां कोई ऐसा नहीं कि यहां पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल या एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी ये सब चेंज हो जाएंगे, नाम वही है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो यहां पे किस तरह से लिखा जाता है, यहां पे ऐसा लिखा जाता है, पहले डेबिट सो एंड सो अकाउंट, फिर उसके नीचे क्रेडिट सो एंड सो अकाउंट। सब पैटर्न बदला, लिखने का तरीका बदला, बाकी है सेम। ठीक है, नंबर वन। अब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं, हम सबको बैलेंस शीट की आदत है, बैलेंस शीट पे हम ऐसा टी फॉर्मेट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हो आप लोग, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हो आप, जोर से, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज की एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स, राइट। तो एसेट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, लाइबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। यूएस में उल्टा है। ठीक है, यहां पे आप एसेट्स लिखते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लाइबिलिटीज ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होता है तरीका। अब बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में थोड़े बहुत वर्डिंग्स का फर्क पड़ेगा, जैसे हम लोग क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल ऐसा कहते हैं, है ना। तो यहां पे ऐसा क्रेडिट आएगा कुछ कुछ जगह पर, लेकिन यहां पर ऑन अकाउंट ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। ऑन अकाउंट कहा तो इट इज क्रेडिट। सब टर्मिनोलॉजीज देख लो, मतलब है सेम चीज, बस नाम थोड़ा अलग है। ठीक है, स्टॉक, है ना, हम लोग स्टॉक कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यहां हम लोग स्टॉक नहीं कहते, क्योंकि यूएस में स्टॉक का मतलब कुछ और है।
तो हम लोग यहां पे स्टॉक वर्ड बोलेंगे ही नहीं। अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोलना छोड़ देना, रादर यहां पे बोलना शुरू कर देना इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, रादर ओपनिंग भी नहीं, वहां पे कहा जाता है बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, ऐसे टर्म्स आएंगे। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिप्लेस्ड बाय बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है सेम, बस नाम बदल रहा है ना। अब इसी तरह से अगर मैं कैपिटल की बात करूं, हम लोग कैपिटल कहते हैं, वहां पर हम लोग कहेंगे इक्विटी। यूएस अकाउंटिंग में ज्यादातर आपको फोकस कंपनी की तरफ ज्यादातर दिखाई देगा, कॉर्पोरेट फील्ड में। ठीक है, तो कैपिटल की जगह इक्विटी। हम लोग जिसे शेयर्स कहते हैं, यूएस में उसे कहा जाएगा स्टॉक। ठीक है, हम लोग जिसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं, यूएस में उसे कहा जाएगा कॉमन स्टॉक। हम लोग जिसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, यूएस में इसे कहा जाएगा प्रिफर्ड स्टॉक। ठीक है, हम लोग जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, है ना, उसे यहां पे कहा जाता है एपिक, एडिशनल पेड इन कैपिटल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, है वही चीज अकाउंटिंग में, यहां भी वही है, जो चीज है वहां पर भी वही है, बस कहीं कहीं पे कुछ कुछ नाम बदल जाता है। अरे भाई ये तो होता ही है ना, हमारे यहां पर जो नॉर्मल लोगों के जो नामकरण होते हैं, रमेश, सुरेश, गणेश, ये जो हमारे नाम होते हैं, है ना, हमारे वहां पे जिग्नेश भी है, ऐसे बहुत सारे जिगी भाई वगैरह, अलग अलग ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे नाम है। ये नाम वहां नहीं दिखते ना, वहां पे कुछ और नाम होते हैं। तो वही अकाउंटिंग में भी टर्मिनोलॉजीज बदल रहे हैं सेम। ठीक है, तो इंडिया में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, वी फॉलो इंडियन गैप, वी फॉलो एएस, वी फॉलो इंड एस। ठीक है, यूएस में जब आप पढ़ोगे द अपना जो सिलेबस है, यहां पर आप लोग पढ़ोगे एज पर यूएस गैप एंड आईएफआरएस, यूएस गैप एंड आईएफआरएस। नाउ एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट गैप? गैप का फुल फॉर्म किसी को पता है? नो? ओके, ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, इसमें ज्यादा डरने या शर्माने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी तो पता रहना चाहिए कि मुझे किस लेवल से आपको बताना है। ठीक है, इफ इन केस यू डोंट नो एनीथिंग एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो, तो मुश्किल हो जाएगा फिर तो, है ना। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट एएस? एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस, आईएफआरएस का फुल फॉर्म पता है किसी को? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये क्या है सर, ये सब चीजें क्या है, कुछ तो भी बोले जा रहे हो आप। दीज आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कायदे कानून, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, हर कंट्री में अपने नेशनल लेवल कानून कायदे जरूर होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गैप। गैप पढ़ते ही आप समझ जाना कि ये नेशनल लेवल कानून कायदे, मतलब मैं आपको बहुत ही बेसिक रॉ भाषा में समझा रहा हूं। गैप का मतलब होता है नेशनल लेवल कानून कायदे। ठीक है, लेकिन आज के डेट पे बिजनेस सिर्फ नेशनल लेवल तक, लोकल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहा। आज ऑनलाइन का जमाना है, यानी आप ई कॉमर्स या इवन अपना प्रोडक्ट कोई बना के आप Amazon में लिस्ट कर दो, यू आर कंपीटिंग विद एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्लोबल लेवल में आज के डेट में बिजनेस बहुत इजीली ग्रो हो चुका है, राइट। इसीलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस के किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऑस्ट्रेलिया के किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वेस्ट इंडीज के किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, किसी से भी हमारा कंपेयर हो सकता है ना। तो एज अ रिजल्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल में, एंड दैट इज द रीजन इंटरनेशनल लेवल हार्मोनाइजेशन, समानता मेंटेन करने के लिए बना था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब वही इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हर कंट्री में या तो आप उसे देखते हुए अपने कानून बना लो, या तो फिर एज इट इज उसे अडॉप्ट कर लो। तो जो देश पाकिस्तान जैसे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, उन लोगों ने उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, और हमारे जैसे कुछ कंट्रीज हम बोले कि नहीं नहीं हम एज इट इज क्यों फॉलो करेंगे, हम हमारा खुद का बनाएंगे, तो हमने हमारा खुद का कुछ कानून बना लिया इन लाइंस ऑफ आईएफआरएस। तो इन लाइंस ऑफ आईएफआरएस हमने जो इंटरनेशनल लेवल में बनाया उसे कहते हैं इंड एएस। ठीक है, तो जो भी हो, अब अपन इंडिया गैप या इंडिया का एएस नहीं पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एज पर यूएस गैप या आईएफआरएस। सो यहां पर एक चैलेंज आप सब लोग बिल्कुल फेस कर सकते हो, जो अभी भी ग्रेजुएशन या सिमिलर काइंड ऑफ कोर्स परस्यू कर रहे हो। इंडियन कोर्स अगर आप कोई भी परस्यू कर रहे हो, तो यहां पे कुछ कुछ जगह पर आपको डिफरेंसेस जरूर नजर आएंगे।
क्योंकि इंडियन गैप के मुताबिक कुछ अलग होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंडियन गैप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर मैं अडॉप्ट करूं तो LIFO, लीफो या लाइफो इज नॉट यूज्ड, बट यूएस गैप परमिट्स इट। IFRS डजंट, बट यूएस गैप परमिट्स इट। ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशंस। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस की वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां क्या और यहां क्या, अगर आप साथ पे साथ दोनों एग्जाम्स दे रहे हो तो। वहां का चीज इंडिया में लिख के आ गए और इंडिया की चीज वहां लिख के आ गए, हो गया भाई साहब फिर तो। ठीक है, तो थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, हाँ जी। तो ये हल्का सा मैं अपनी तसल्ली के लिए मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया शुरू करने के लिए। ना तो पढ़े पहले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ऐसा हो जाता था तो मुझे ही थोड़ा सा अजीब सा इनकम्प्लीटनेस फील होता था। सो दैट इज वाई मैंने ऐसे थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, एक्चुअल पढ़ाई हम लोग अभी नहीं शुरू करेंगे, एक्चुअल पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी सिटिंग फॉर ओनली वीकडे क्लासेस। वीकेंड्स में नहीं होगा क्लास। ठीक है, स्ट्रिक्टली इट विल बी फॉर 2 आवर्स। ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सीक्वेंस को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस थोड़ा चेंज करूंगा, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सीए में पढ़ेंगे तो मैं सेक्शन ए से शुरुआत नहीं करूंगा। अब उसके पीछे कारण है। लाइक सीएमए में अगर पार्ट 1 का सेक्शन ए में अगर आपको पहले बताऊं, देन इट इज सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस टॉपिक। उसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और उसमें वेटेज उतना नहीं है। ठीक है, तो मैं उसकी जगह पर आपको सेक्शन बी से शुरू करूंगा, जिसमें मेहनत कम लगेगा लेकिन मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सेक्शन ए भी पढ़ेंगे लेकिन बीच में कहीं तो भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा फ्लो चेंज करते हुए पढ़ूंगा, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करते हुए चलूंगा, उससे आपको फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट। पहले दिन ज्यादा नहीं, एकदम से तो आदत भी नहीं होती है हमें एकदम फॉरेन के चीजें इतने ज्यादा देर बताओगे सर, है ना। सो आई होप दैट टुडेज सेशन वाज नॉलेजेबल फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ ना कुछ जानने मिला, और जो भी हम लोग सोच रहे थे वो सोच में अगर मुझे कुछ नहीं मालूम था वो पता चल गया, और अगर मैं थोड़े कंफ्यूजन में था किसी चीज को लेके, उसको लेके भी मेरे दिमाग में इनफ क्लैरिफिकेशन आ गया कि मैं अभी कैसे आगे बढ़ूंगा। आई होप दैट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। हाँ जी, चलिए। So with that, I think let's end today's session. We will meet again on Monday sharp at 7 o'clock in the morning. Okay? I hope morning time is सबको comfortable. 7 o'clock. ये कौन सा हाँ है भाई? हाँ जी, गर्ल्स कुछ कह रहे हो आप लोग? हाँ, वो समझ सकता हूं। मतलब सुबह सुबह सोने की आदत है, बढ़िया। वी विल डिस्कस ना, बिल्कुल अपन टाइमिंग्स को लेके एक बार अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। अभी मंडे को तो 7 बजे मिलते हैं, उसके बाद अपन टाइमिंग डिस्कस करके एक बार अपन देखते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। सॉरी सॉरी। ओ ओके, बढ़िया है, कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस आ ही जाता है। लेट्स एंड इट देन हियर। यस यस, मंडे को कनेक्ट करते हैं वापस से। ओके, चलो। सॉरी, राइट 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 राइट, यस, आज ही आपसे तो फिर से मिलते हैं, ये बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों से मंडे में मिलते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू।